आज हम बात करेंगे जॉर्ज साइमन ओम की और बिजली के उस एक बुनियादी नियम की जिस पर हमारी आज की ज्यादातर टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जिनके काम को शुरुआत में तो किसी ने नहीं सराहा, लेकिन बाद में विज्ञान की दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी के शुरुआत में। उस दौर में वैज्ञानिकों के हाथ एक नई कुछ जादुई सी ताकत लगी थी, बिजली। पर दिक्कत ये थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि इसे कंट्रोल कैसे करें। जब अलेसैंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया तो सबके दिमाग में एक ही बड़ा सवाल था। सवाल ये कि ठीक है, ये एनर्जी एक तार में बहती तो है, पर क्या इसके पीछे कोई नियम है, कोई गणित? क्या हम इसे नाप सकते हैं? इसका मतलब साफ था, बिजली बनाने का जरिया तो मिल गया था, लेकिन कोई ऐसी थ्योरी या फॉर्मूला नहीं था जो बता सके कि एक सर्किट के अंदर करंट आखिर चलता कैसे है। ये ना एक पहेली की तरह था जिसके सारे टुकड़े बिखरे पड़े थे और उन्हें जोड़ना बाकी था। और इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया एक बहुत ही साधारण और मेहनती शिक्षक ने, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज ओम का जन्म हुआ था 1789 में जर्मनी के एर्लांगेन शहर में। उनके पिताजी एक ताले बनाने वाले थे, जिन्होंने औपचारिक पढ़ाई तो नहीं की थी, पर खुद से ही गणित और भौतिकी सीखी थी। और उन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही इतनी जबरदस्त शिक्षा दी कि जॉर्ज ओम ने आगे चलकर 1811 में अपनी डॉक्टरेट भी पूरी कर ली। लेकिन उनका शुरुआती करियर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट छोड़नी पड़ी और फिर कई छोटे बड़े स्कूलों में पढ़ाना पड़ा। आखिरकार साल 1817 में कोलोन के एक स्कूल में जाकर उन्हें एक ठीक ठाक लैब मिली और बस वहीं से उन्होंने बिजली पर अपने प्रयोग शुरू किए। और यही वो जगह थी जहां उनकी मेहनत और उनके हुनर ने वो कर दिखाया जिसने आगे चलकर बिजली को समझने का हमारा पूरा नजरिया बदल दिया। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके पिता से मिला हुनर यहां उनके बहुत काम आया। सोचिए, उनके पास एक गणितज्ञ का दिमाग था और एक मैकेनिक के हाथ। उन्होंने बिजली के बहाव को बिल्कुल सटीकता से नापने के लिए अपने सारे उपकरण खुद ही बना लिए थे। तो साल 1827 में उन्होंने अपने सभी प्रयोगों के नतीजों को एक किताब में पब्लिश किया। किताब का नाम था द गैल्वेनिक सर्किट इन्वेस्टिगेटेड मैथमेटिकली। और हाँ, इसी किताब में उन्होंने अपना वो प्रसिद्ध नियम पहली बार दुनिया के सामने रखा। लेकिन हुआ क्या? उस वक्त के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने उनके काम को गंभीरता से नहीं लिया, उल्टा उसकी काफी आलोचना हुई। इस बात से ओम इतने निराश हुए कि उन्होंने कोलोन में अपनी पोजीशन से इस्तीफा ही दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम था क्या जिसे शुरुआत में इतनी आलोचना झेलनी पड़ी? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ओम का नियम कहता है कि किसी भी सर्किट में जो करंट बह रहा है वो उस पर लगाए गए वोल्टेज के सीधे अनुपात में होता है। सरल भाषा में, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। और इस पूरे संबंध को एक बहुत ही सरल से गणितीय सूत्र में बांधा जा सकता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। यह भौतिकी के सबसे जरूरी समीकरणों में से एक है। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप का उदाहरण। मान लीजिए वोल्टेज V जो है वो पानी का प्रेशर है, वो धक्का जो पानी को आगे भेजता है। ठीक, करंट I क्या है? वो है पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा, यानी कितना पानी बह रहा है। और रेजिस्टेंस R वो है पाइप की चौड़ाई। सोचकर देखिए, पाइप जितना पतला होगा पानी को बहने में उतनी ही रुकावट आएगी, मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। भले ही ओम के काम को शुरू में नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय को उनके काम की अहमियत समझ आने लगी। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए ओम ने बाद में लिखा भी था कि इस पूरी घटना ने मेरे दिमाग में एक कहावत को नया मतलब दे दिया है, इंसान योजना बनाता है और ईश्वर उसका निपटारा करता है। इससे उनका धैर्य और विश्वास साफ दिखता है। और फिर आखिरकार साल 1841 में, सोचिए, उनकी किताब छपने के पूरे 14 साल बाद लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें कोपले मेडल से सम्मानित किया। ये उनके काम के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। और इसके बाद तो जैसे सम्मान मिलने का सिलसिला ही शुरू हो गया। 1842 में वे रॉयल सोसाइटी के विदेशी सदस्य बने। 1845 में बवेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य बने और आखिर में 1852 में उन्हें म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की वो सम्मानित पदवी मिली जिसका सपना वे हमेशा से देखते आए थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा सम्मान तो वो था जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध की जो मानक इकाई है उसका नाम उनके नाम पर ओम रखा गया, जिसे हम ओमेगा चिन्ह से दिखाते हैं। तो अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल में लाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि कैसे एक साधारण शिक्षक का खोजा हुआ लगभग 200 साल पुराना नियम आज भी हमारी पूरी दुनिया को शक्ति दे रहा है।